तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा और इस YouTube लाइव में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और इस टाइम बिहार में चुनाव की काफ़ी हलचल है और उतनी ही हलचल मेरे अंदर भी है। और इस हलचल को शांत करने के लिए मैंने आज मुलाकात की है बिहार की जानी-मानी हस्ती, जो कि काफ़ी अनुभवी पत्रकार भी हैं, वो समाज सेवी भी हैं और एक कवयित्री भी हैं। जी हाँ, उनका पहचान किसी के मोहताज नहीं है। नविता दी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया लक्ष्मी। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। जब मैं बिहार में थी तब हम अक्सर मिलते थे, लेकिन जब से बिहार से आई हूँ तब बिहार से थोड़ा-सा बाहर हो गई हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस टाइम बिहार में क्या हलचल है और क्या हवा चल रही है? अभी तो बिहार पे देश भर की नजर है। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है और 28 तारीख को पहला वोटिंग होने वाला है। तो अभी कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन साफ साफ अभी भी तस्वीरें पे बहुत साफ अभी नहीं हुई है। लेकिन जो चीजें आ रही है जिस तरह से एक खास बात ये है कि नीतीश को लेके काफी नाराजगी है लोगों की। और जो दो गठबंधन बना है, एक महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, तो ये कहा जा रहा है कि इस बार चूंकि गठबंधन अच्छे से हुआ है और नए ढंग से लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ उम्मीदें लगातार बन रही हैं। और तेजस्वी के अभी हाल के जितनी मीटिंग्स हुई है उसमें काफी लोग भी आ रहे हैं। और नीतीश के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा, काफी चैलेंजिंग है क्योंकि लोगों का गुस्सा है। अभी हाल में मैंने नीतीश की एक आम सभा देखी, जिसमें ये उनकी आम सभा में कुछ लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, लालू यादव की जय कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन आप शांत हो जाइए। तो इस तरह की खबरें आ रही है। और नीतीश की मुश्किल अपनी जो सहयोगी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उससे भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट अपना गठबंधन से अलग होकर उन्होंने जब अपना इंडिपेंडेंट शुरुआत की है, तो उससे लग रहा है कि नीतीश को ही नुकसान होगा। और ये भी माना जा रहा है कि इसमें इसके भीतर भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई चाल है नीतीश को डाउन करने की। तो ये बातें आ रही है खुल के, और अभी कुछ नई संभावना हो जा सकती है। हो सकता है कि हंग असेंबली भी हो जाए, या इस तरह की बातें हो रही है लगातार। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो रही हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बीच में जो बिहार की आम जनता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या आपके अनुसार क्या है? लक्ष्मी, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल मुश्किल क्या है कि सवाल तो बहुत सारे हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। सबसे अहम सवाल है बिहार के अंदर किसानों का सवाल है। बिहार के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर सबसे सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले दिनों उभर कर आया है वो प्रवासी मजदूरों का है। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ देश भर में और कोरोना का जो टाइम हुआ, उसमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई वो प्रवासी मजदूरों ने उठाई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार के बाहर किसी भी राज्य में बहुत सारे प्रवासी मजदूर बिहार से जाते हैं और वहां काम करते हैं। बहुत दुख भरी कहानियां हम लोगों ने पिछले दिनों सुनी कि किस तरह छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं कोसों मील दूर पैदल चली। और हैरानी होती है कि जो जो लोग भूखे प्यासे मजदूर उस तरह से चले आए, उनके लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। तो प्रवासी मजदूरों का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी और नीतीश को भी लेकर, कि उनके लिए कोई खास इंतजाम काफी लंबे समय तक नहीं किया गया। तो प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा मसला है। और सबसे बड़ा जो दो अहम मसला हम देख रहे हैं, वो एक महिलाओं की सुरक्षा का मसला, प्रवासी मजदूरों का मसला। ये मसला जरूर बिहार के अंदर एक नए तरह की बातचीत शुरू कर रहा है। अभी तो हाल ही में बाढ़ भी जब आया था ना, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों का।
और आपने भी बोला कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। तो किसानों के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है? खास करके एक अक्षय योजना उन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें ये कहा गया था कि सोलर के माध्यम से हम जो मशीनरी है वो चलाएंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो इस योजना को क्या दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पे, या लोगों को फायदा मिला है? नहीं, किसानों के लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, और ये देश भर की किसानों की तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो नया किसानों का के लिए जो बिल जिसका विरोध हो रहा है, जो बिल पास करने की बात हुई है, और पंजाब में सबसे ज्यादा, वो किसानों के बहुत ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि अब इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं जो मजदूरों को लेके जो पुराने कानून थे उसमें बहुत भारी बदलाव किया जा रहा है, किसानों के बिल को लेके बहुत भारी बदलाव किया जा रहा है, जिससे किसानों के जो अधिकार है, क्योंकि अभी तक ये था कि जो खेती लायक जमीन है वो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं दी जाएगी, ये अभी तक था। इस नए बिल में ये सारे प्रावधान खत्म हो जाते हैं और सरकार तय करेगी कि उसको किसे देना है और नहीं देना। तो ये तमाम सवाल हैं, और किसानों को तो कोई फायदा बिहार के अंदर हुआ ही नहीं है। किसान कर्ज में डूबे हैं, किसान की जमीन ली जा रही है, किसान के पास जो बीज बोने के लिए पैसे नहीं है और उन्हें कर्ज नहीं दिया जा रहा। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसानों को हम कर्ज नहीं देते, लेकिन बाकी कर्ज के लिए हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे यहाँ से कर्ज लेके भाग जाते हैं। उसको ये सरकारें नहीं रोकती है, चाहे वो माल्या हो चाहे कोई और हो सरकार हो। और जो उनको माल्या जो भागी उसको हमारी केंद्र सरकार ने नहीं रोका। तो इस तरह की तमाम चीजें हो रही है, और किसानों को हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की फसलों को हम डूबते हुए देख रहे हैं। तुमने कहा कि बाढ़, बिहार में बाढ़ तो रहता ही है 6 महीना करीब, और अभी भी पूरा मिथिलांचल बाढ़ में डूबा हुआ है। और एक बार भी आप चुनाव को लेकर इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा गांव डूब रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र डूब रहा है, वहां सरकार एक बार भी नहीं गई, कोई भी सुविधा उनको नहीं दी गई। तो उनकी जमीन तो कभी बाढ़ में डूबती है, कभी सूखे का कहर होता है, और सरकार की योजनाएं जमीन पे काम नहीं करती। महिला स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या रही है बिहार में, जहां तक मेरा भी अनुभव रहा है। और खास करके जो गर्भ निरोधन हो गया, गर्भ समापन हो गया, इस तरह की चीजों पे बात ही नहीं होती है। तो इतने साल हालांकि मैं दूर रही हूँ, तो क्या इन चीजों में कुछ बदलाव हुए हैं? महिलाओं का स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत खराब। बिहार में जो स्वास्थ्य के मद पर जो एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, जिसमें ये कहा गया कि हर साल लगभग 2% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य के मामलों को लेकर। महिलाओं का स्वास्थ्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। महिलाओं के लिए अलग से कोई स्वास्थ्य के लिए कोई अलग से जो योजनाएं हैं वो भी महिलाओं के हित में नहीं। इन योजना की चर्चा तुमने की, उसको लेकर भी उन्होंने नहीं किया। एक जो उन्होंने कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वो पीरियड्स के दौरान वो उनको अनाज देते हैं, अलग से सुविधा देते हैं, तो लॉकडाउन के दौरान उनको भी वो राशि नहीं मिली, वो सुविधाएं उनको नहीं मिली। तो इस तरह से ये देखा गया है कि महिलाओं का स्वास्थ्य दरअसल सरकार की चिंता के केंद्र में नहीं है। और सबसे ज्यादा भुगता पिछले दिनों महिलाओं ने, क्योंकि लॉकडाउन में उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो घर के भीतर थी, और लॉकडाउन की वजह से वो हिंसा भी झेल रही थी। सरकार की सुविधाएं जो थी वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। और महिलाओं की सुरक्षा का तो बड़ा सवाल है ही। पिछले दिनों बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, जिसमें रेप के कई मामले बिहार के अंदर भी हुए। देश में तो जो हो रहा है सब हम सब जानते हैं, हाथरस की घटना हम जानते ही हैं, लेकिन बिहार के अंदर भी कई घटनाएं। अगर तुमने गौर किया होगा तो पिछले दिनों कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के कई मामले हुए और उनकी हत्या कर दी जाती है। जब से कानून सख्त हुए और फांसी जैसी सजा बहाल हुई, उसके बाद से पहले लड़कियां रेप के बाद बच जाती थी, अब उनकी हत्या कर दी जाती है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य का हाल बुरा है, महिलाओं की सुरक्षा का हाल बुरा है,
महिलाओं का जो बजट है अलग से नहीं है। सरकार ने शुरुआत में जब नीतीश आए थे तो उन्होंने जेंडर बजट की शुरुआत की थी, उस बजट को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो अलग से महिलाओं के मद में, जिसकी मांग महिला संगठन लगातार करती रही है कि महिलाओं के लिए आप अलग से कुछ बजट की घोषणा करिए, और ये सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे भी दे रही है, तो उनके लिए कोई बजट का प्रावधान अलग से नहीं है। तो इसने अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या लगता है इस बार जनता सरकार को पलटेगी? क्योंकि कई नए चेहरे भी आ रहे हैं, जैसे वो भी युवा हैं, तेज प्रताप हो गए, आपके चिराग हो गए, तो क्या लगता है? कई युवा लोगों को तो इस बार टिकट मिला है, कुछ उसमें महिलाएं भी हैं, लेकिन इस बार भी दलित और अल्पसंख्यक छूटे हैं। लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को भी कम टिकट दिया है जितनी देना चाहिए। हम लोग तो 33% आरक्षण की मांग लगातार करते रहे, लेकिन अब हमारा कहना है कि 50% महिलाओं की भागीदारी है, तो महिलाओं को 50% टिकट देना चाहिए। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि लगातार राजनीति में महिलाओं को हाशिए पे रखा जाता है, जबकि वोटिंग के समय में महिलाओं का वोट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर पिछला इलेक्शन याद हो तो उस वक्त के आंकड़े ये कहते हैं कि 56% वोट महिलाओं ने दिया था, जो मर्दों के वोट पड़े थे उसके अनुपात में ज्यादा था। 50 प्लस कुछ पॉइंट मर्दों के वोट पड़े थे और महिलाओं का 56% पड़ा था। तो महिलाएं वोटिंग वोटर के रूप में इतनी बड़ी तादाद में है, लेकिन वो अपनी आवाज, उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती, या उनकी आवाज को महत्व नहीं दिया जाता। तो इस बार महिलाओं को तय करना चाहिए कि कौन पार्टी है जो महिलाओं के मुद्दों पर खरी उतरती है, कौन पार्टी है जो महिलाओं के मसलों को लेके आगे जा रही है, उसकी आवाज को सुन रही है, उसको हम दें। कई युवा लोग आए हैं, लेकिन सवाल है कि इस बार के चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं उसमें महिलाओं का मुद्दा उस तरह से दिख नहीं रहा, महिलाओं का मसला उस तरह से नहीं दिख रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी जो भी चुनावी रणनीति है उसमें हम महिलाओं को लेकर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में कोई खास तवज्जो ये नहीं दे रहे हैं महिलाओं। ऐसी कोई पार्टी अभी आई है, कितनों का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ खास रखा गया हो, बजट हो चाहे सुविधा हो? जैसे कि तेज प्रताप ने बोला था कि युवाओं के लिए वो 10 लाख रोजगार देंगे, तो ऐसा कुछ महिलाओं के लिए है? किसी भी, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर जो बड़ी पार्टियां हो, किसी ने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है? नीतीश ने कुछ वादे किए हैं, लेकिन चूंकि हम अभी सारे घोषणाओं पत्रों को ठीक से देख नहीं पाए हैं इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं हुई। जो बातें हुई है कि हम रोजगार में उनको देंगे, लेकिन जैसे युवाओं के लिए हुआ है कि भाई हम इतना प्रतिशत युवाओं को रोजगार देंगे, या किसानों के लिए घोषणा हुई है, उस तरह से महिलाओं के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं हुई। जो ऑलरेडी जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं योजनाओं का जिक्र भी उसमें किया गया है। और वोटिंग जो मांग महिलाओं की रही है कि भाई 50% दीजिए वोट, और जो संसद में तो दीजिए, पार्टी के भीतर भी दीजिए, तो ऐसी कोई घोषणा महिलाओं के लिए नहीं की गई इस बार। और ये बहुत दुखद है कि महिलाओं के हित को अनदेखा किया गया है इस बार के चुनाव में। महिलाओं की सुरक्षा का मसला उन्होंने जरूर रखा है, लेकिन अब आप तुमको हैरानी होगी कि बिहार में जो सबसे बड़ा मसला पिछले कुछ साल पहले उभरा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला, और उस शेल्टर होम का जब मामला उभरा, और ये मामला मैंने 4 पिटीशन उसको लेकर दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस वक्त जो तत्काल प्रभार मंत्री थी मंजू वर्मा, जिन पर शेल्टर होम के मामले की आरोपी भी है, वो आरोप भी लगे, उनके पति पर आरोप लगे, उसको भी टिकट दिया नीतीश ने। तो भाई आप महिलाओं को लेकर कितने असंवेदनशील हैं कि शेल्टर होम जैसे मामले जिस पर दुनिया की नजर थी और इतना अमानवीय घटना घटी बिहार के अंदर, उस मामले को लेकर भी आपने उस आदमी को टिकट दिया, उस महिला को टिकट दिया जिस पर की आरोप लगे हैं इस तरह। बिल्कुल,
एक चीज और अफवाह थी शायद, या जो भी रहा हो, कि एक वोट कटवा का क्या चक्कर है, ये बिहार में बहुत सुना है मैंने। वोट कटवा तो अभी खुद खुद रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी को कहा जा रहा है। खुद बीजेपी कह रही है कि भाई वो वोट कटवा की तरफ में है। वोट तो वो काटेंगे ही। उन्होंने अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा अगड़ों को टिकट दिया है। हालांकि वो पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी का प्लान है। मैंने आप एक तरफ से नीतीश को डाउन भी करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट वैसे आप देखें कि उसमें कौन लोग खड़े हुए। एक तो उन्होंने अगड़ों को टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिला उनको वहां टिकट दिया गया, जो इंडिपेंडेंट रूप से खड़े किए गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोच है कि अगर नीतीश को खराब आता है और अगर नीतीश के साथ सरकार नहीं बनाने की स्थिति बनती है, तो ये इनके साथ भी जाएंगे और नीतीश को कट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये बात नीतीश को भी समझ में आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो आपने उनको तरजीह दी, एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे दिल में मोदी जी बसते हैं, दूसरी तरफ आपने जो अलायंस पार्टी है जिसमें नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी के तरफ से आप इस तरह के बयान लगातार जारी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और चिराग पासवान उस तरह के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए साफ साफ है कि वो वोट कटवा तो है, और नीतीश इससे घबराए भी हुए। बिल्कुल। अगर मैं आपकी खुद की राय जानना चाहूँ तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? मैं तो ग्रैंड अलायंस के साथ में हूँ, और जाहिर सी बात है कि ग्रैंड अलायंस के अभी जो मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो तेजस्वी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और मुझको लगता है कि इस देश के जनतंत्र के लिए भी और इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल को बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि नीतीश को अब बहुत लंबा मौका मिला इस देश, और इसलिए मौका मिला कि लालू ने 15 साल नहीं उस तरह से काम किया था। तो हुआ कि भाई नीतीश आएंगे, और नीतीश और लालू मिलके काम कर रहे थे, जिसको जनता ने वोट दिया, स्वीकार किया, और फिर नीतीश जो है बीजेपी में मिल गए। जो बीजेपी के खिलाफ, बिहार की जनता ने बीजेपी के खिलाफ आपको चुना और आप फिर उसी से जाकर मिल गए, तो ये एक बड़ा धोखेबाजी हुई। तो इसलिए मुझको लगता है कि मैं तो ग्रैंड अलायंस के साथ जाऊंगी, और जो महागठबंधन बना है उसके साथ मैं जाना चाहूंगी। निजी रूप से मैं यही मानती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया मुझे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी, और उम्मीद है जो पाठक हमारे और श्रोता सुन रहे हैं, हम लोग फिर चुनाव के बाद मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी आपका। ठीक है, धन्यवाद।